करोड़ों में खेल रहे हैं। कितने लोगों को रोजगार मिला होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? मतलब सामान कोई भी जा सकता है। ना कभी ज्ञान की कमी थी, ना कर्मठता की, और जमीन तो ऐसी कि सोना उगले। लेकिन इस राज्य को एक कमी हमेशा खलती रही, वो थी समंदर से दूरी। और ये दूरी भौगोलिक नहीं थी, सिर्फ ज्योग्राफिकल नहीं थी, इकोनॉमिक भी थी, जिसने बिहार को आर्थिक प्रगति से दूर रखा। लेकिन बेहटा ड्राई पोर्ट ने ये दूरी भी पाट दी और आर्थिक प्रगति में एक पुल का काम किया। कैसे, यही हम आज आपको दिखाएंगे। तो सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन को भी आसान बनाया जा रहा है कुछ इस तरीके से। आने वाले 5-7 साल के अंदर में बिहार अदर स्टेट के कंपैरिजन में खड़ा होगा। ये एक बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी स्टेट के इंडस्ट्री को डेवलपमेंट के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में बेहटा ड्राई पोर्ट की वजह से ये एक्सपेंशन और कितना बड़ा हो सकता है। इस सामान के बीच में कुछ और सामान रख के भेज दिया किसी ने तो? नहीं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो कस्टम के ऊपर होता है। यहाँ के जनता बहुत बढ़िया है। जनता बहुत बढ़िया है। और नेता लोगन? नेता भी ठीक है, सब अपने जगह पर सब ठीक है। हमें पटना से 50 किलोमीटर दूर बेहटा में बने ड्राई पोर्ट में, तो इसके लिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ड्राई पोर्ट होता क्या है। मैं शांति भूषण कुमार, मैं पिछले 3 ईयर से यहाँ कार्यरत हूँ, ऑपरेशन एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजर के रूप में। अच्छा, तो मतलब ट्रांसपोर्ट और ऑपरेशंस आप देखते हैं यहाँ पे। और इससे पहले आप कहाँ थे? इससे पहले मैं एपीएल शिपिंग में था, दिल्ली। अच्छा, दिल्ली। जी। तो बिहार से ही हैं? जी, मैं बिहार से। बिहार में कहाँ से? मैं मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से। जी। तो मतलब अब बिहार में जब ये आ गया तो आपके लिए तो बहुत सहूलियत हो गई कि अब आपको दिल्ली नहीं काम करना पड़ेगा। हाँ, बेसिकली ये तो हुआ कि फैमिली के पास में रह के अभी काम मिल रहा है और बेटर अपॉर्चुनिटी है। आने वाले फ्यूचर में और ज़्यादा रोजगार यहाँ क्रिएट होंगे। तो समथिंग हमारे पास 18 ईयर का एक्सपीरियंस है, 18 ईयर का एक्सपीरियंस है शिपिंग एंड लॉजिस्टिक का। अच्छा, मैं दिल्ली में ही कार्यरत था, कुछ दिन हल्दिया पोर्ट पे भी रहा हूँ मैं। अच्छा, हल्दिया पोर्ट पे भी रहे हैं, इनलैंड वाटरवे। जी। दोनों में फर्क क्या है काम करने में, दिल्ली में काम करने में और अपने होम स्टेट में काम करने में? अभी यहाँ बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि बिहार में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उतने बड़े पैमाने पे नहीं है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इससे भी उन्नत इसको किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पैकिंग, लॉजिस्टिक्स की भी बहुत सारी समस्याएं अभी सामने हम लोगों की आ रही हैं, जिसको हम लोग टाइम टू टाइम इसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। दिल्ली जो है, दिल्ली एक सिस्टम में है और वो ऑपरेशनल है, चला आ रहा है, और विथिन 15-20 ईयर से ऑलरेडी ऑपरेशनल है वो, तो वहाँ एक सिस्टम है। तो ये कंटेनर कंपनी है वन? जी। ओके। तो अब जैसे ये कंसाइनमेंट इसमें लोड हो गया इस वैगन में, इसके बाद क्या होगा? मतलब एक प्रोसेस बताइए कि आप कैसे क्या क्या होता है। अगर इसका स्टैंडर्ड प्रोसेस आएंगे तो सबसे पहले तो हमारा बुकिंग होता है। ठीक है। बुकिंग एक्सपोर्टर के एंड पे होता है। उसके बाद CHA शिपिंग लाइन से संपर्क करके कंटेनर बुक करते हैं, जिस कंट्री के लिए है उस शिपिंग लाइन के इस पे। जैसे मतलब कि लेके कौन जाएगा? उससे कांटेक्ट करेंगे? उससे कांटेक्ट करेंगे, बॉक्सेस उनसे लेंगे। ठीक है। बॉक्सेस अलॉट होने के बाद स्टफिंग पॉइंट पे उसकी स्टफिंग होगी। स्टफिंग होने के बाद कस्टम चेकिंग होगी। कस्टम चेकिंग के बाद कस्टम के द्वारा वो सील पुटअप होगा, उस पर लियो क्लियर किया जाएगा सिस्टम में जनरेशन, और उसके बाद फाइनल डिस्पैच की प्लान की जाएगी। स्टफिंग मतलब? स्टफिंग मीन्स कंटेनर भरना। मान लीजिए अंदर की बात, इस सामान के बीच में कुछ और सामान रख के भेज दिया किसी ने तो? नहीं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो कस्टम के ऊपर होता है और वो 100% चेकिंग भी पॉसिबल है। स्टफिंग होने के बाद भी उनकी ऐसा हो सकता है कि हाँ भाई ये माल निकालिए, दोबारा से रीस्टफ कीजिए। अच्छा। तो वो सब पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मैं इंटरनेशनल एक्सपोर्ट की बात करूँ, सामने जो भी हैं 1 लाइन के कंटेनर, ये एक जिम के लिए हैं और इंटरनेशनल कंटेनर है सारे। अच्छा, ये 1 के जो कंटेनर्स हैं, जी, ये सारे एक्सपोर्ट होंगे? एक्सपोर्ट के लिए। अच्छा, तो इनमें क्या प्रोडक्ट जा रहा है? बेसिकली डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हैं। अभी ये एम्प्टी बॉक्सेस हैं, जैसे जैसे बुकिंग आएगा उसके अकॉर्डिंग स्टफिंग किया जाएगा इसमें। अच्छा,
तो मतलब सामान कोई भी जा सकता है? कोई भी जा सकता है। अच्छा। बेहटा ड्राई पोर्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कुछ अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये वैगन्स यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन के जरिए हल्दिया पोर्ट तक पहुँचाए जा सकते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले यहाँ के उद्यमियों को, एंटरप्रेन्योर्स को, ट्रेडर्स को या एक्सपोर्टर्स को जो सामान है वो बाय रोड उन्हें हल्दिया पोर्ट, कलकत्ता या मुंबई या विशाखापट्टनम तक पहुंचाना पड़ता था, जिसमें लागत और समय दोनों ज़्यादा लगते थे। लेकिन अब क्योंकि बेहटा ड्राई पोर्ट डायरेक्टली हल्दिया पोर्ट तक ट्रेन के जरिए सामान पहुंचा सकता है, या आने वाले समय में और भी पोर्ट से जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो बाय ट्रेन आप ये सामान जो एक्सपोर्ट होना है उसको पहुंचा पाएंगे डायरेक्टली। तो अब आप सोचिए कि आपका कार्बन फुटप्रिंट तो कम होगा ही होगा, इससे लागत में कमी आएगी, ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो कम होगी और समय की बचत होगी। जहाँ पे एक ट्रक एक वैगन को एक बार में पहुँचाता, वहीं पे ऐसी ट्रेन्स अगर वो बड़े वैगन्स हैं जिनको एक्सपोर्ट होना है तो 40 फीट वैगन्स इस तरीके से वो 90 वैगन्स एक बार में एक इंजन खींच सकता है, और अगर वो डोमेस्टिकली जाएंगी तो एक इंजन ऐसे करीब 40 वैगन्स को खींच सकता है। तो अब आप सोचिए कि एक बार में 40 वैगन्स जा रहे हैं, जो पहले एक ट्रक एक वैगन लेके जाता था। तो अल्टीमेटली वो जो सप्लाई चेन है उसकी कॉस्ट कटिंग होगी, उसमें लागत में कमी आएगी और समय की बचत होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, आसानी होगी, व्यापार बढ़ेगा। अगर मुझे अपना कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो आम भाषा में एकदम बताइए, इधर देखिएगा कैमरा की तरफ ना, कि कैसे शुरुआत कहाँ से होती है, मतलब बिल्कुल समझा दो कि कोई किसान अगर मखाना एक्सपोर्ट करे तो वो समझ जाए आज आपसे। देखिए मेन तो है बायर पर निर्भर करता है। अब जब तक किसी के पास बायर नहीं है तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है, और इसके लिए तो पहले उसको एक्सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि वो पहले एक्सपोर्ट का क्लास करे, ताकि उसको नॉलेज हो कि हम बायर कहाँ से हमें मिल पाएगा, उसको कौन सा बायर जेमिनिंग रहेगा। हाँ, और उसके बाद जब बायर उसको जब ये क्षमता उसके अंदर हो जाए कि हम बायर ढूंढ सकते हैं, उसके बाद जो अपना जो भी पेपर वगैरह एक्सपोर्ट का बनता है वो बना के, उसके बाद अब नया कस्टमर है, अभी नया नया करना चाह रहा है तो ज़्यादा एलसी पर करे तो ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि उसमें मतलब? वो बैंक का होता है कि जैसे हाँ लेटर ऑफ क्रेडिट उस, हाँ तो उस टाइप के जैसे उस पर करें ना तो उसमें क्या होता है, दोनों बैंक का गारंटी होता है। तो गारंटी में कोई चाहता है फर्स्ट बार बायर है तो उसको भी, लेने वाला भी अगर जो नया है, बेचने वाला भी नया है, तो उस हिसाब से उसको ज़्यादा बेहतर रहेगा कि दोनों को समझ आएगा कि हमको दोनों का बैंक गारंटी ले रहा है, तो इस पर वो काम कर सकता है। अच्छा, तो आपने अभी ये जो जूते दुबई भेजे हैं जी, तो आपको वहाँ पे डील करना पड़ा होगा कि पहले डिमांड क्या है या कौन खरीदने वाला है उधर। इससे क्या है कि पहले हम दुबई गए, वहाँ काफ़ी दिन रहे, उस पर सर्च किए, बायर खोजे, वहाँ पर काफ़ी लोगों से मिले, उसमें मतलब 10 मिले तो 1-2 मिले कि हमारा प्रोडक्ट ले सकता है। इस पर से फिर बात हुआ, फिर उसके बाद सैंपल भेजे, सैंपल भेजने के बाद फिर उसका फाइनली रेट हुआ है कि भाई ये प्रोडक्ट आपका ये रेट में लेंगे। उसके बाद फिर उससे परचेज ऑर्डर आया, फिर उसको हम माल एक्सपोर्ट किया। और इस सब में पैसा कितना खर्च हो जाता है? और पैसा तो किसी प्रोडक्ट के हिसाब से है। अब क्या है कि मखाना वगैरह तो मतलब कि अभी हम फिलहाल में 1 कंटेनर भेजे थे तो उसमें हमको 10 लाख रुपया लगा था। 1 कंटेनर में कितना आया होगा उसमें, कितना किलो? 1.5 टन आया था। 1.5 टन, हाँ। और अभी सूज जो है ये 1 CR प्लस का है, जो अभी सूज जो जा रहा है। करोड़ों में खेल रहे हैं। नहीं ऐसा वो तो है, बिजनेस है। अच्छा, बिहार में लोग ये बताने से भी कतराते हैं। मैंने एक चीज़ देखी है कि आदमी करोड़ों में खेल भी रहा होगा तो बताएगा कि बस ऐसी दाल रोटी चल रही है। बिहार के बारे में क्या सोचते हैं आप? बिहार तो बहुत अच्छा है। अच्छा, सबसे अच्छा है? ये है, अच्छा है। अब धीरे धीरे बहुत सुधार हो गया। अच्छा, पहले से बहुत सुधार है। जैसे पहले क्या था जो अब नहीं है? नहीं, पहले से बहुत व्यवस्था हो गया ना यहाँ पर, ऐसा बात नहीं है। पहले बहुत थोड़ा पीछे था, अब धीरे धीरे मैंने बहुत ज्यादा आगे निकल रहा है। ऐसा हम लोग दिल्ली विल्ली से जब आते हैं तो बिहार के बारे में तो उल्टा ही सुनते हैं। नहीं नहीं, ऐसा बात ना, यहाँ के जनता बहुत बढ़िया है। जनता बहुत बढ़िया है। और नेता लोगन? नेता भी ठीक है, सब अपने जगह पर सब ठीक है। अच्छा, अपनी जगह पे सब अपना अपना कार्य करने का शैली होता है। और कौन किस हिसाब से कर रहा है,
और क्या करना चाहिए। हम लोग के लिए तो जैसे बिहार इसलिए अच्छा है कि हमारे हिसाब से जो हम बिजनेस कर रहे हैं उस हिसाब से हमारा बेहतर है कि हमारे घर के बगल में ICD हो गया, यहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे, लॉन्ग टूर मतलब कि भेजना नहीं पड़ेगा दूसरा। कोई भी अगर जो परेशानी वगैरह कुछ भी आता है तो हमारे लिए बेहतर है कि तुरंत 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर में है, आ सकते हैं। तो पहले आपका ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा खर्चा होता होगा। हाँ, होता था ना। अब जैसे क्या है कि यहाँ से 1800 किलोमीटर बाई रोड जाना और एक रेलवे से जाना, बहुत फर्क है। ट्रांसपोर्टेशन हमको अच्छा खासा उसमें बच जाएगा। मतलब यही मखाना अगर मान लीजिए आप यहाँ से भेजें और अगर आप मुंबई से या कलकत्ता से भेजते तो कितना फर्क आ जाता लागत में? कलकत्ता से तो हम नहीं काम किए, लेकिन मुंबई से मेरा जाता है तो मतलब कि ये एक कंटेनर जा रहा है, ये जैसे हमारा ये कंटेनर आया है आज, तो ये ऐसा लेके जाता है करीब 85,000 सिर्फ उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। 85,000 सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। हाँ। तो और यहाँ हमको क्या है कि कस्टम क्लियरेंस कराते उड़ाते सब लेके 1 लाख प्लस में मेरा सब हो जाएगा, और वहाँ कस्टम क्लियरेंस अलग चार्ज है। माने कि ये तो ट्रांसपोर्टिंग बताया, उसके बाद कस्टम क्लियरेंस है, तो ये सब है, लागत ज़्यादा आती। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है तो फिर ज़्यादा रेलवे इसीलिए ना सुविधा दिया है कि रेलवे का सुविधा इसीलिए ना लिया है ICD वाले की इससे ट्रांसपोर्टेशन बचाएंगे कस्टमर को। अब जो मान ले सेम लगेगा तो फिर आदमी वहाँ जो काम कर रहा है रेगुलर फिर यहाँ क्यों करेगा? सही बात। सोचेगा चलो मेरा जहाँ चल रहा है चलने दो। तो कुछ है किफ़ायती है कुछ, इसलिए आदमी यहाँ चल। अच्छा, डोमेस्टिक से भी फायदा तो हो ही रहा होगा ना? हाँ, बेसिकली रेवेन्यू तो उससे भी आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है, रेलवे को भी है। मतलब अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, एक तो हो गया एक्सपोर्ट जो ओवरसीज जा रहा है प्रोडक्ट, जी। एक हो गया इनलैंड मतलब अपने इंडिया में जो डोमेस्टिक ट्रेड हो रहा है, तो दोनों को फैसिलिटेट कर रहा है ना ये, मतलब दोनों ही फैसिलिटीज यहाँ पे दी जा रही है अवेलेबल है। हाँ। तो फर्क क्या आया? मतलब मान लीजिए कि अगर डोमेस्टिक पहले कैसे होता था, अब यहाँ पे होने से क्या फायदा है? डोमेस्टिक के बेसिकली हम इंटर स्टेट या इंटर कंट्री कह सकते हैं कि हम मूवमेंट कर रहे थे। इंटरनेशनल यानी एक जिम में हम आते हैं तो हम आउट ऑफ कंट्री माल भेज रहे हैं। ठीक है। दोनों में अभी क्या था कि अभी अगर भारत का पूरा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू उठाएंगे तो उसमें बिहार का कोई विशेष योगदान नहीं था। आप लीजिएगा तो समथिंग 0.5 से भी कम बिहार एक्सपोर्ट कर रही थी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। लेकिन अगर आप डाटा पे जाते हैं तो इनडायरेक्ट वे में बिहार समथिंग 9.5% के लमसम में एक्सपोर्ट कर रही है पूरे डाटा का। लेकिन वो ऑन डॉक्यूमेंट बिहार को रेवेन्यू का बेनिफिट उसको नहीं मिल रहा था। अच्छा। अब जो है ICD आने से वो रेवेन्यू कहीं ना कहीं बिहार गवर्नमेंट को मिलेगा। तो यहाँ पे कंटेनर हैंडलिंग का कौन सा सेक्शन है? बेसिकली कंटेनर हैंडलिंग के लिए हम लोग इक्विपमेंट का यूज करते हैं, जिसे हम लोग रिच स्टेकर कहते हैं। ऑलरेडी अभी डोमेस्टिक साइड में हो रहा होगा। बिहार के जो उद्योग मंत्री हैं नीतीश मिश्रा, उन्होंने पिछले साल ही 2024 में अक्टूबर में इसका उद्घाटन किया। अब ये धीरे धीरे ऑपरेशनल हो रहा है, अपनी फुल कैपेसिटी में आएगा आने वाले दिनों में। फिलहाल यहाँ से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल भी चल रहा है, लेकिन डोमेस्टिक ज़्यादा हो रहा है अभी ट्रेड। तो हम वही समझने की कोशिश कर रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं कि कैसे एक ड्राई पोर्ट काम कैसे करता है। जो एक्सपोर्ट होता है, डोमेस्टिकली जो ट्रेड्स होते हैं, ये बड़े बड़े कंटेनर्स जो इतने फैसिनेट करते हैं। जब आप किसी रेलवे क्रॉसिंग पे रुकते हैं तो मालगाड़ी गुजर रही होती है तो पीपल कीप काउंटिंग दोज कंटेनर्स। ये वही कंटेनर्स हैं इतने बड़े बड़े जो देश के एक कोने से दूसरे कोने या देश से विदेश तक सामान पहुंचाते हैं। जो सामान हम आप खरीदते हैं, जो भी चीज़ मार्केट में है, वो इन किसी न किसी वे में इन कंटेनर से होकर गुजरती है। उसके पीछे की ये स्टोरी है। इस ड्राई पोर्ट की अहमियत और अच्छे से तब समझ में आती है जब हम नज़र डालते हैं कि बिहार एक्सपोर्ट क्या करता है। बिहार एक्सपोर्ट करता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जिसमें सबसे पहले आता है मखाना, मिथिलांचल जिसके लिए जाना जाता है। इसके अलावा बागवानी यानी ताज़ा फल और सब्जियां यहाँ से बहुत जाते हैं, जिसमें शाही लीची आ जाती है। चावल और मक्का जैसे जो ग्रेन्स हैं वो आते हैं बिहार, जिनका बहुत बड़ा एक्सपोर्टर रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की अगर बात करेंगे तो उसमें आएंगे चमड़े के सामान, सेफ्टी प्रोडक्ट्स। चमड़े का सामान यहाँ पे बहुत अच्छा बनता है, उसकी क्वालिटी और उसकी किफ़ायती दामों की वजह से विदेशों में उसकी बहुत मांग है। बोनलेस मीट का एक बड़ा एक्सपोर्टर है बिहार, यहाँ से बोनलेस मीट एक्सपोर्ट होता है। अगर आप देखेंगे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के बारे में
तो यहाँ मढ़ौरा में, जो छपरा के पास एक रेलवे इंजन का कारखाना है मढ़ौरा में, वहाँ से अफ्रीकी देशों में रेलवे इंजन निर्यात हो रहे हैं, यानी कि एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसके साथ ही हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट्स और टेक्सटाइल, इसमें आ जाएगा आपका भागलपुरी सिल्क, जिसे कौन ही भूल सकता है। हैंडीक्राफ्ट्स में आपकी मधुबनी पेंटिंग्स आती हैं, जूट के बहुत सारे सामान यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। तो इन सारे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में बेहटा ड्राई पोर्ट एक मेजर रोल प्ले करेगा। बिहार के पिछले कुछ सालों में जो एक्सपोर्ट रहा है उस पर भी 30 सेकंड में एक नज़र डाल लेते हैं। साल 2020 में जो केवल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे वो 2617 करोड़ के एक्सपोर्ट हुए, जो 2006 में महज 3 करोड़ था ये आंकड़ा। अब आप सोच सकते हैं कि मार्जिन कितना बड़ा हुआ है। साल 2022 और 23 में जो बिहार स्टेट का टोटल एक्सपोर्ट रहा वो करीब 20,000 करोड़ के आसपास का रहा था। और साल 2023 में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स $17.6 मिलियन के आसपास एक्सपोर्ट किए गए थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में बेहटा ड्राई पोर्ट की वजह से ये एक्सपेंशन और कितना बड़ा हो सकता है। मैं यहाँ पे एज ए सीनियर रीजनल मैनेजर हूँ एंड मैं एज ए टर्मिनल हेड यहाँ काम कर रहा हूँ। मतलब इस पोर्ट पे जो भी कंसाइनमेंट आएगा और जाएगा उसकी जानकारी आपको होगी। हाँ, 100%। अच्छा, तो अभी यहाँ पे क्या क्या है? अभी मेनली हम लोग अभी एक्सपोर्ट्स के लिए शूज़, मैंगो, इसके अलावा मशीनरीज, ये अभी हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। मतलब अपनी फुल कैपेसिटी में आने में अभी टाइम लगेगा। थोड़ा समय है, लेकिन रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। अच्छा है। तो आम भी एक्सपोर्ट हुआ है? आम भी कहाँ कहाँ गया? आम यहाँ से कौन सी वैरायटी थी? आम लंगड़ा वैरायटी कहलाती है एंड ये मेनली दुबई गया है मैम यहाँ से। हाँ। अच्छा, मुझे आप बताएंगे कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये जो ड्राई पोर्ट है बेहटा में? मैम अभी हम लोग कोई महीने का 60 रेक्स हैंडल कर सकते हैं। 60 रेक्स मतलब 60 सच ट्रेन? हाँ सर, दिस टाइप ऑफ ट्रेन। सो उसमें एक ट्रेन में मैम बाई दी वे 40 फीट कंटेनर रहती है, तो वो लगभग वो 45 कंटेनर्स रहती हैं। अच्छा, मतलब एक्सपोर्ट वाले जो होते हैं 40 फीट। बट अगर वो छोटे कंटेनर 20 फीट वाली रहती है तो वो टोटल 90 कंटेनर्स रहते हैं। 90 कंटेनर्स रहते हैं। तो इस तरह से इसके सिग्निफिकेंस को लेके आपको क्या लग रहा है? मतलब बिहार के भविष्य की अगर बात करेंगे एक्सपोर्ट्स में और इंपोर्ट में, तो क्या लग रहा है कि क्या चेंज आएगा इससे? हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। किसी भी स्टेट के इंडस्ट्री को डेवलपमेंट के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एकदम होना ही चाहिए, ताकि जो उनके कमोडिटी, जो उनके प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल उनको सस्ते दर पे अवेलेबल हो, तब वो मार्केट को compete कर सकते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा ही अहम पड़ाव है हमारा जो ये ICD। तो इससे हमारे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से हमारे जो भी व्यापारीगण हैं वो जुड़ जाएंगे और उनको सही कॉस्ट पे, सही लॉजिस्टिक कॉस्ट पे मटेरियल जो है उनका चाहे तो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पॉसिबल हो पाएगा। तो ये मतलब इसके चलते बहुत सारी इंडस्ट्रियां जो लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा होने के चलते बहुत सारी कमोडिटी होती है जो कि मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाती है कॉस्ट ज़्यादा होने के चलते, तो वो इस तरह के अगल बगल इंडस्ट्री आएंगी एंड इसका काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हो। तो अब यहाँ आके जब इतना ग्रैंड सब देख रही हूँ तो समझ में आ रहा है कि चेन कैसे काम करती है। मतलब एक सड़क पे जब हम वैगन जाते हुए देखते हैं और ये क्यूरियोसिटी होती है कि इसमें कुछ ना कुछ सामान जा रहा होगा, वो दरअसल शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। अब जैसे आप मेरे बगल में जो रैक देख रहे हैं, मतलब ये ट्रेन, इसमें सीमेंट आया है फैक्ट्री से, यूनिट से सीमेंट आया, यहाँ पे उसकी ऑफलोडिंग हुई। इसके बाद वो देश के अलग अलग कोने में जहाँ भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी डील होगी उसके अकॉर्डिंग इन कंटेनर्स में लोड किया जाएगा और फिर बाय रोड होगा। तो सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन को भी आसान बनाया जा रहा है कुछ इस तरीके से, क्योंकि अब ये सुविधा यहाँ पर है। तो एक फैक्ट ये कि सिर्फ बिहार नहीं, बल्कि आप कहेंगे कि जो आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा है, झारखंड है, जो भी आसपास के स्टेट्स हैं, नेपाल कह लीजिए, इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे तो उनके लिए भी ये जो ICD है एक गेम चेंजर साबित होगा, या उनके लिए भी ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से। तो आप जब यहाँ से घर जाते होंगे तो आपका काम भी आपके साथ घर जाता है या काम यहीं रह जाता है? और देखिए, चूंकि जो भी मैनेजर रैंक में या सीनियर रैंक में हो तो 24 घंटे ऑपरेटिंग होते हैं। कनेक्ट में फ़ोन के द्वारा कनेक्ट होते हैं,
वो घर पे हों या यार्ड में हों। छुट्टी मिलती है? हाँ, छुट्टी मिलती है प्रॉपर, वो सब का व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ। वर्क लाइफ बैलेंस है मतलब। तो इससे आपको क्या लगता है, मतलब अगर आपको मैं एक बिहार के नागरिक के तौर पे देख रही हूँ और आपसे ये जानना चाहूँ कि बिहार ने कितनी प्रगति कर ली, तो आप कैसे देखेंगे? मतलब 18 साल का तो आपका केवल काम का ही एक्सपीरियंस है। जी, बेसिकली काम का एक्सपीरियंस वो अलग मैटर होता है, बट बिहार का डेवलपमेंट लास्ट 15 एंड 20 ईयर में जो हुआ है वो सराहनीय है, उसका अभी कोई जवाब नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा हुआ है पहले से। जैसे पहले हम लोग ही आते थे तो अपने गांव में आने के पहले बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लाइक सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा था कि हम लोग अगर बाई रोड वहाँ से आते थे तो शायद आने में ही हम लोगों की हालत ख़राब हो जाती थी दिल्ली से। बट अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग 13 घंटे 14 घंटे में हम लोग अपने घर को टच करते हैं दिल्ली से। पटना से 1.5 से 2 घंटे में हम लोग घर पे होते हैं मुजफ्फरपुर। डेवलपमेंट तो काफ़ी अच्छा हुआ है और जिस रेशियो में हो रहा है आने वाले समय में और अच्छा होगा बिहार के लिए। ओवरऑल गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी बढ़ रही है बिजनेस बढ़ने से। मुझे लगता है कि इस प्लांट के आने से, मतलब ये जो डिपो यहाँ आया ICD जी बेहटा में, तो जी। कितने लोगों को रोजगार मिला होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में दोनों अगर इंक्लूड करेंगे तो 10 से 13 हज़ार के बीच का रोजगार डेवलप होगा अभी यहाँ। अच्छा। और भी ज़्यादा होंगे क्योंकि लॉजिस्टिक सेक्टर में ड्राइवर भी कनेक्ट होते हैं, कंडक्टर भी होते हैं, मैन्युफैक्चरर भी होते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में आएंगे तो समथिंग ये आंकड़ा 40 से 50 हज़ार के बीच का आएगा। इतने लोगों को मतलब इस एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में उनको रोजगार मिलेगा ड्राई पोर्ट के होने से। लाइक जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके स्टाफ को भी रोजगार मिल रहा है, ड्राइवर जो हैं उनको मिल रहा है, लॉजिस्टिक के माध्यम से कॉन्ट्रैक्टर को मिल रहा है, लोडिंग लेबर को मिल रहा है, अदर आप पैकिंग स्टाफ को मिल रहा है। एक इंडस्ट्री का आना या फिर ऐसे किसी पोर्ट का आना या फिर कोई भी ऐसी यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या फिर ऐसी ट्रांसपोर्टेशन की, बिहार के डेवलपमेंट के लिए मील का पत्थर आप ये कह सकती हैं अभी। मतलब ये अपने आप में एक बहुत वो बात है कि इतना समय लगा चीज़ों को होने में कि बाकी के राज्य आगे निकल गए और बिहार कहीं पीछे रह गया, लेकिन अब उस कदम में है, रेशियो में है और आने वाले 5-7 साल के अंदर में बिहार अदर स्टेट के कंपैरिजन में खड़ा होगा। क्या लगता है कौन बेहतर कर पाएगा बिहार को? देखिए बिहार के नागरिक होने के नाते अगर आपसे पूछूं, बेसिकली बिहार के नागरिक ही इसको सुधार सकते हैं। जहाँ की जनता अच्छी होगी और जनता जागरूक होगी तभी स्टेट अच्छा होगा। ये कही आपने पते की बात। लीडर तो एक मोहरा है। मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट हो रहा है बिहार में, लेकिन वो क्या था जिसने बिहार को रोके रखा? मतलब अगर बात करें स्टेट्स की, इंडियन स्टेट्स की, तो एक ये कहा भी जाता है कि पहले सब कुछ एक जैसा था, फिर सारे लोग आगे निकल गए, सारे स्टेट्स, बिहार वहीं रह गया। मेघा जी, मैं इसमें आपको एक बताना चाहूँगा, 56-57 तक बिहार जो है एक इंडस्ट्रियल स्टेट हुआ करता था। उस समय जब आज़ादी के बाद से जब बहुत सी इंडस्ट्री आई तो यहाँ अच्छा खासा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बिहार में आए थे। उसमें से जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे बरौनी फर्टिलाइजर था, बरौनी पेट्रोकेमिकल्स था, हेवी मशीनरीज रांची में था, HEC, उसके अलावा वो भी 4-5 और भी बड़े बड़े PSU थे। लेकिन आप ये लगभग आप मान के चलो कि लगभग 70 या 75 के बाद से मतलब ये डेटोरेशन चालू हो गया बिहार में। थोड़ा वजह क्या रही उसकी? मेनली पॉलिटिकल एंड करप्शन, दो बहुत बड़ा रीजन्स रहा जो कि बिहार को बहुत पीछे की तरफ ले गया। नेताओं को उतनी विजिबिलिटी नहीं थी कि इसको कैसे, जब देश आगे बढ़ रहा था तो हमारे जो बिहार है थोड़ा वो पीछे की तरफ आ रही थी। तो रोड कनेक्टिविटी बहुत ही पुअर थी, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत भयंकर इशू थी।
इंडस्ट्रीज नहीं थे, मतलब जो इंडस्ट्रियल एरिया में भी लोग काम करने से डरते थे। तो ये सब एक बहुत बड़ा रीज़न रहा कि यहाँ से लोग माइग्रेट किए। इंडस्ट्री लगाने के बदले जो बिजनेसमैन थे वो बहुत ज़्यादा माइग्रेट इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने, बिहार को नहीं चुना उन्होंने। हाँ। दूसरा, शिक्षा के मामले में भी बहुत पिछड़ा था, मतलब लड़के सब हमारे यहाँ से जो भी थे वो बाहर ही पढ़ने जाते थे, इसलिए कि यहाँ अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं थे। तो ये सब बहुत बड़ा मेजर इशू था। ऐसा तो नहीं होता मालगाड़ी से जनरली क्या होता था, हम पुराने समय में जो देखते थे कि तेल जा रहा है तो लोग तेल निकाल लेते थे, गेहूं जा रहा है तो गेहूं की बोरियां निकल जाती थी। अब इसमें सीमेंट है तो सीमेंट गायब हो जाए। पहले ये हुआ करता था, लेकिन अब आज के डेट में रेलवे का सिक्योरिटी पे काफ़ी ध्यान है और इस तरह का एक्टिविटी बंद हो गई है। पहले होती थी, बात सही है, तेल वगैरह की चोरी चाहिए, बैग की चोरी लोग कर लेते थे। यहाँ से तो गायब नहीं हो सकता ना सामान। नहीं, ये पूरा सिक्योर्ड है, सीसीटीवी वगैरह सारे लगे हुए हैं, इसमें कोई इशूज नहीं है। चलिए, तो ये है बिहार का ड्राई पोर्ट, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में बिहार के अंदर, जो कि एक लैंडलॉक स्टेट है, आपको ऐसे और भी ज़्यादा ड्राई पोर्ट्स दिखाई दें। जैसे जैसे ये फुल कैपेसिटी में आएगा और बिहार अपनी क्षमताओं को जानेगा कि उसमें कितना पोटेंशियल है, चाहे वो एक्सपोर्ट हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो, तो इस तरीके के ड्राई पोर्ट्स जो हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ में एक मेजर रोल प्ले करेंगे और इकोनॉमी को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। अगर अब भी आपके मन में कोई शंका या सवाल है कि बेहटा ड्राई पोर्ट को गेम चेंजर क्यों माना जा रहा है, तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वो ये कि इसके होने से बिहार में औद्योगिक विकास होगा, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, निवेश बढ़ेगा और इंडस्ट्रीज आएंगी, रोजगार बढ़ेगा, लॉजिस्टिक हब बनेगा, प्रोडक्ट की लागत में कमी आएगी और ग्लोबल मार्केट में बिहार की प्रेजेंस बूस्ट होगी। बिहार आत्मनिर्भर बनेगा, क्योंकि बिहार में जब व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा तभी तो बिहार बढ़ेगा। तो बिहार की पॉसिबिलिटीज को दिखाने की जिस्ट की ये कोशिश आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान या बिहार के किसी दूसरे गांव या शहर में नई संभावनाओं को टटोलते हुए।